दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे एनसीएफ के बारे में कि एनसीएफ 2005 में क्या क्या बातें बोली गई और क्या क्या कहा गया। वीडियो इसलिए बनाई गई है कि एनसीएफ ना काफ़ी बड़ा है। अगर आप पढ़ने लगो इसको तो ये मैंने लिखा हुआ देखो 180 पेज का एक डॉक्यूमेंट है। एनसीएफ 2005 क्या है? एक 180 पेज का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अब इसको आप पढ़ने बैठोगे तो टाइम लगेगा ज़्यादा और मेन पॉइंट जो है वो सारे मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले कितने एनसीएफ आ चुके हैं? पहला 1975 में आया, दूसरा 1988 में आया, तीसरा 2000 में आया और ये चौथा एनसीएफ है जो कि 2005 में आया है। और इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। और ये किसने प्रिपेयर किया था? एनसीईआरटी ने। ठीक है, प्रिपेयर्ड बाई एनसीईआरटी। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया एनसीएफ 2005 180 पेज का एक डॉक्यूमेंट है, बहुत लेंथी सा है। ये एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, जिसमें बच्चों को क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है ये बताया गया है। ठीक है, ताकि बच्चों का जो अधिगम है, जो सीखने की क्षमता है उनकी, वो थोड़ी सी बढ़ सके और अच्छे से वो अधिगम कर सके। तो एनसीएफ 2005 रविंद्रनाथ टैगोर के कई बार पूछा गया है कि ये किससे प्रेरित है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता एवं प्रगति निबंध लिखा था उन्होंने, उससे ये जो है ना प्रेरित है। और इसका अनुवाद जो है वो कितनी भाषाओं में किया जा चुका है? 22 भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका है। ठीक है ना। 2005 एनसीएफ 2005 किसकी अध्यक्षता में बना? तो वो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में बना। ठीक है ना। यशपाल कमेटी आपने सुना होगा, उसके भी अध्यक्ष जो है ना प्रोफेसर यशपाल थे और उनकी अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 का जो गठन है वो किया गया। ठीक है, एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत क्या क्या है वो देख लेते हैं। उससे पहले देख लेते हैं ये यहाँ पे एक नोट में ये लिखा हुआ है कि एनसीएफटीई जो है ये क्या है भाई? एनसीएफ से अलग है। ठीक है ना। एनसीएफ क्या है? बच्चों के एजुकेशन के लिए है और एनसीएफटी जो है वो टीचर्स के एजुकेशन के लिए है। और किसने ये प्रिपेयर किया था? एनसीटीई ने किया है था। ठीक है, नेशनल काउंसिल लिखा हुआ है, काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने। क्लियर गाइस, ये आप याद रखेंगे। और बढ़ते हैं आगे कि इसके मार्गदर्शी सिद्धांत क्या क्या है। सबसे पहला, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से भी जोड़ा जाए। ठीक है, व्यवहारिक ज्ञान। दूसरा, पढ़ाई को रटंत प्रणाली रट्टाफिकेशन से मुक्त किया जाए। पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित ना हो, बाल केंद्रित हो। बच्चे को सेंटर में रखना है, जहाँ पे भी बच्चा दिखे तो वो सेंटर में होना चाहिए और बच्चे के लिए सब कुछ हम कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। इसका जो मेन मकसद है सिखाने का कि भाई बच्चा स्कूल में जो पाठ्यक्रम है उसको तो सीखे ही सीखे, लेकिन बाहर का उसको समाज का, अपने आस पड़ोस का, परिवेश का ज्ञान भी हो। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए, ऐसा इनका मकसद था। ठीक है ना। एनसीएफ का प्रमुख सूत्र ये देखिए, याद रखना, लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना भार के अधिगम। बच्चे पर बर्डन ना पड़े। ठीक है, पाठ्यक्रम इतना हो जितना वो पढ़ सके और ऐसा हो जो उसके काम का हो। ठीक है। एनसीएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी ने किया है, तो मैंने बता दिया है, प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। ठीक है, और साथ में कौन थे? प्रोफेसर कृष्ण कुमार। प्रमुख लक्ष्य क्या है एनसीएफ का? आत्मज्ञान। ठीक है, विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवों का अवसर दे, उनको मतलब समस्या समाधान, ठीक है, वो खुद करें, खुद सीखें, अनुभव उनको कराएं। स्वयं ज्ञान की प्राप्ति, विद्यार्थियों को वो स्वयं से कुछ करके, लर्निंग बाय डूइंग कॉन्सेप्ट, और बिना भार के अधिगम। ठीक है। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन एनपीई 1986 पर आधारित है एनसीएफ। इसमें सब चीज़ों का समावेश किया भाई। 180 पेज का एक डॉक्यूमेंट है और बाल केंद्रित है। बच्चों की शिक्षा पे जोर दिया गया। शिक्षा भी कैसी? जो हर प्रकार से लाभदायी हो, चहुमुखी विकास। ठीक है,
तो सारी चीज़ें इसमें ऐड हो जाएंगी। अब देखते हैं प्रमुख सुझाव क्या क्या थे एनसीएफ के। बालक सक्रिय है, एक्टिव है, वह स्वयं से जाने और सीखे, खुद करें और उससे सीखें क्या, नई नई चीज़ें आजमाएं, जोड़ तोड़ करें, गलतियां करें और स्वयं उसमें सुधार करें। ठीक है, ये कह रहे हैं कि बच्चा खुद से करे और खुद से सीखे। सीखना सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है। सीखने में यांत्रिकता नहीं होनी चाहिए। यांत्रिकता मतलब रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, वही चीज़ एक ही चीज़ बार बार ना पढ़ाई जाए। हर बार कुछ अलग हो जो सीख लिया, ठीक है, उससे अलग कुछ नया सिखाएं। बच्चों को डरा कर व अनुशासन के बजाय आनंद व संतोष के साथ पढ़ाएं। ठीक है भाई, डराना नहीं है, पीटना नहीं है, धमकाना नहीं है, उनको खेल खेल में सिखाना है। ठीक है, शिक्षा कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित। ठीक है, कहीं भी आपको दिखे कि शिक्षा बच्चे से दूर जा रही है, अलग हट रही है, तो वो ऑप्शन को एकदम से गलत काट देना आप। ठीक है, वो ऑप्शन कभी सही नहीं होगा जो शिक्षा बच्चे के साथ ना हो। ठीक है, तथा उसकी भाषा, उसकी संस्कृति को सम्मान देना चाहिए। ठीक है ना, उसकी जो भी बच्चे अलग अलग क्षेत्रों से आ रहे हैं, अलग अलग उनकी भाषाएं हैं, तो उनको उसी भाषा में पढ़ाया जाए। ठीक है, उसकी संस्कृति से उसको और ज़्यादा जोड़ा जाए और समझाया जाए चीज़ों को। प्राथमिक स्तर पर भाषा एवं गणित का जो स्थान है वो महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है भाई, बच्चा कम से कम अपनी भाषा सीखे और गणनाएं करने लायक हो। ठीक है, गणित से तात्पर्य क्या है? अमूर्त तार्किक चिंतन। गणित का मतलब क्या माना गया यहाँ पे? अमूर्त और तार्किक चिंतन, क्योंकि गणित और दिमाग का जो है वो रिलेशन बहुत तगड़े वाला है। गणित अन्य सभी विषयों से सह संबंध रखता है। ठीक है, सभी विषयों में कुछ ना कुछ गणनाएं आती ही रहती हैं। ठीक है, तो वो सह संबंध इस प्रकार से रखता है। और गणित बच्चे को आना चाहिए ताकि वो अमूर्त चिंतन मतलब दिमाग में सोचना, ठीक है, उस चीज़ के बारे में सोचना जो सामने नहीं है। तो जो गणनाएं होती हैं वो माइंड में होती हैं। बहुभाषित कक्षा शिक्षण, त्रिभाषा सूत्र यहाँ पे दिया गया, ये याद रखना भाई, त्रिभाषा सूत्र यहाँ पे दिया गया। ठीक है, और ये किसने? बाई कोठारी कमीशन, कोठारी आयोग जो था वहाँ से ये शुरू हुआ। तो 3 भाषाएं ये कहते हैं कि पढ़ानी चाहिए। पहली कौन सी होगी? जिस क्षेत्र से वो आता है, जो उसकी भाषा है। सबसे पहली वो मातृभाषा हो गई, दूसरी हिंदी फिक्स हो गई, और तीसरी अन्य कोई भी भाषा। ठीक है, इंग्लिश भी हो सकता है या कोई और भी भाषा हो सकती है जो वहाँ पे ज़रूरी हो, बच्चे सीखना चाहें या जैसे भी हो। ठीक है, लेकिन ये फिक्स है, पहली मातृभाषा, दूसरी हिंदी और तीसरी कोई भी भाषा। ये 3 भाषाएं, त्रिभाषा सूत्र जो है वो एनसीएफ ने दिया। इसने भाषा के 4 कौशलों की बात कही है। सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना बच्चे को आना चाहिए। आकलन व मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? जो आकलन है, मूल्यांकन है, वो कैसा होना? सतत एवं व्यापक होना चाहिए, कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। रचनात्मकता होनी चाहिए, निदानात्मक, उसमें डायग्नोस्टिक होना चाहिए वो। ठीक है, और 10th बोर्ड की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए जिससे बच्चे पर तनाव ना हो। ठीक है, यहाँ पर बच्चे को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया गया है ताकि बच्चा मजे मजे में पढ़े बिल्कुल। ठीक है, और खुद से करके सीखे, इस पे जोर दिया गया। किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान न माना जाए। सूचना और ज्ञान में डिफरेंस क्या है? सूचना अलग चीज़ है, ज्ञान अलग चीज़ है। इस पर एक वीडियो मैंने बना रखी है, सूचना में और ज्ञान में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र कौन कौन से होने चाहिए? भाई, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। एक ही बात है दोनों का, जो ज्ञात है या मूर्त है, मतलब सामने है। ठीक है, जैसे आप मोबाइल पे वीडियो देख रहे हैं तो मोबाइल जो है, मोबाइल डिवाइस की बात कर रहा हूँ, मोबाइल आपके सामने है तो मोबाइल जो है वो मूर्त हुआ, और जो चीज़ आपके सामने नहीं है वो हुई अमूर्त।
अर्थात पहले वो बातें या फिर उदाहरण बच्चों को बताए जाएं जिनकी जानकारी बच्चे को हो। ठीक है, ये हो गया आपका ज्ञात या फिर मूर्त। और दूसरा, उसके बाद फिर क्या करना है भाई, अज्ञात की ओर जाना है। ऐसे कॉन्सेप्ट बताने जिनकी जानकारी बच्चे को नहीं है। सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित किया जाए। ठीक है, लिमिटेड, जहां पे सजा तो देनी ही नहीं है और पुरस्कार वितरण जहां आवश्यक हो वहां पर करना जरूरी है। सह शैक्षिक गतिविधि, एक्स्ट्रा कैरिकुलर जो एक्टिविटीज हैं उसमें बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों को भी जोड़ा जाए, ताकि समाज भी स्कूल से, समाज का जो एक रिलेशन है वो स्थापित हो सके और पेरेंट्स भी बच्चों को इनकरेज कर सके स्कूल जाने के लिए। विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। करिकुलम शुड गो बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक के बाहर, ठीक है, का भी जो करिकुलम है वो भी उसमें सम्मिलित किया जाए। इसका कहने का मतलब यह है कि सिर्फ किताबी ज्ञान ही ना दिया जाए, बाहर का ज्ञान भी दिया जाए। और विशाल पाठ्यक्रम ना हो, मोटी मोटी किताबें ना हो। ठीक है, ये शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए ताकि बच्चा सीखे, न कि डरे। बच्चों के आदर्श मूल्यों को वाणी के द्वारा नहीं वरन वातावरण के माध्यम से बताना चाहिए। बच्चों को आदर्श मूल्यों को वाणी के द्वारा नहीं वरन वातावरण के द्वारा बताना चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, जिसमें बच्चों को स्कूल के बाहर का जीवन भी, बच्चों का स्कूल का बाहर का जीवन भी कैसा हो जाए, तनाव मुक्त हो जाए। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। लाइब्रेरी में क्या होता है कि जो लाइब्रेरियन होता है वो खुद बच्चे को जो है किताबें देता है कि नहीं नहीं यही लेनी है, ऐसा ना हो। जो उसका मन करे वो पढ़े। कालांश मतलब लेक्चर की जो ड्यूरेशन है, टाइमिंग है, वो 35 मिनट से ज़्यादा ना हो, उससे ज़्यादा बच्चा बोर होने लगता है। ठीक है, तो मैक्सिमम लेक्चर की ड्यूरेशन जो है वो 35 मिनट रखी जाए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन की अपेक्षा सौंदर्य बोध को बढ़ावा दें। ठीक है, मनोरंजन का ज़्यादा ध्यान ना करें, सौंदर्य बोध को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि जो एस्थेटिक जो चीज़ें हैं बच्चा उसको समझे और सीखे। ठीक है, शिक्षकों को एकेडमिक संसाधन व नवाचार, इनोवेशन आदि समय समय पर जो है ना पहुंचाए जाएं, ताकि वो अपने जो विधियां हैं उनमें बदलाव कर सकें, बच्चे को बता सकें और सही से पढ़ा सकें। अब उनके पास चीज़ें उपलब्ध नहीं होंगी तो वो कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपके चार्ट हो गए, बोर्ड हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई, ये बच्चों को मतलब टीचर्स के पास पहुंचनी चाहिए। मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण हो। भाई बच्चा जितना बड़ा है, जिस लेवल पे है, अब 5th क्लास का बच्चा है और आपने सिलेबस रख दिया बहुत हाई फाई, तो कैसे वो कवर करेगा। तो सिलेबस भी वैसे ही होना चाहिए। शांति शिक्षा को बढ़ावा, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। ठीक है, मतलब वही है कि एथिक्स की जानकारी उनको दी जाए, नीति शास्त्र, क्या सही है क्या गलत है, नैतिकता का ज्ञान। बच्चों का विकास कैसा होना चाहिए भाई, ऑलराउंड डेवलपमेंट, चहुमुखी के विकास, इस पर पाठ्यक्रम बने। सभी विद्यार्थियों के लिए समावेशी वातावरण का निर्माण किया जाए। ठीक है, समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन का निर्माण वहाँ पे किया जाना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत लंबी चौड़ी सी वीडियोस बनी हुई है, पूरा सब्जेक्ट था। समावेशी शिक्षा जिसमें हर प्रकार का बच्चा पढ़े साथ बैठकर, ऐसा नहीं है कि विशेष बच्चों को अलग किया जाए। एनसीएफ 2005 की 5 विधियाँ। ठीक है, और उद्देश्य क्या है, सबसे पहले उद्देश्य देखो भाई, बच्चा केवल शिक्षित होकर ही न निकले वरन एक महत्वपूर्ण हिस्सा समझे अपने आप को, कहाँ का, इस देश के समाज का। ठीक है, वो खुद को एक महत्वपूर्ण हिस्सा समझे। अब 5 विधियाँ कौन कौन सी हैं, लर्निंग बाय डूइंग, सबसे ज़्यादा जोर है इस पे। ठीक है, ये तो बहुत हाई फाई है। निरीक्षण विधि,
परीक्षण विधि, सामूहिक विधि और मिश्रित विधि। ये 5 विधियां हैं एनसीएफ 2005 की, कैसे जो बच्चे को सिखाने में मदद करेंगी। ठीक है, अलग अलग विधियां अलग अलग समय पर अलग अलग बच्चों के लिए यूज़ की जाएंगी। एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण क्या था? ठीक है, तो शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं, अभी तो एक ऐसा सुगमकर्ता माना गया है। 2005 में शिक्षक को क्या बनाया? सुगमकर्ता, जो चीज़ों को आसान करे बच्चों के लिए, जो सूचना का अर्थ, ठीक है, जो सूचना के अर्थ की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों के लिए सुगम बनाता है। ठीक है, क्या है वो? जानकारी को, नॉलेज को बच्चों के लिए क्या बनाता है? इजी बनाता है। बच्चों के लिए जानकारी को क्या बनाता है? इजी बनाता है। कैसे? विविध उपायों द्वारा। ठीक है, इसीलिए टीचर को क्या बोला गया? एक सुविधादाता बोला गया है। टीचर को क्या बोला गया? सुविधादाता, फैसिलिटेटर, ये बोला गया है टीचर को। इसको याद रखना, टीचर को बोला गया है सुविधादाता। अच्छा, अरे ये तो दूसरा टॉपिक आ गया भैया। यहाँ पे आपका एनसीएफ फिनिश हो गया। ठीक है, ये जितने पॉइंट्स थे मैंने सारे इसमें कवर किए हैं। कहाँ गया मेरा? ठीक है, 5 विधियाँ, ये याद रखना। बाकी सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए फटाफट बताए हैं, बहुत शॉर्ट वीडियो बनाई है। सो गाइज, पढ़ना है तो ये अवेलेबल भी हो जाएगा आपके पास डॉक्यूमेंट, ऐसे कोई बड़ी बात है नहीं। कंप्लीट डॉक्यूमेंट भी आप पढ़ सकते हो और यही सब चीज़ें उसमें बताई गई हैं, इसको भी आप देख सकते हो। और कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हो, मैं क्लियर कर दूँगा।